सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे अराइवल ऑफ पुर्तगाल कंपनीज हुई थी, पुर्तगाली कंपनी आई थी, डच कंपनी आई थी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से इंडिया पे आते हैं और कब से जमाते हैं। ये दिसंबर, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले मेंशन कर दी है ताकि आप क्रोनोलॉजिकल वे में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दिसंबर 31 1600 ब्रिटिश कंपनी की स्थापना की गई थी बाय द उस समय की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी की 31 दिसंबर 1600 में स्थापना हो गई थी। अब ये जब ब्रिटिश कंपनी स्टैब्लिश हो गई है तो वो इंडिया में जब आना था ट्रेड करने के लिए, तो उस समय एलिजाबेथ वन इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी और आप सबको मालूम है उस समय मुगल काल चल रहा था। तो उस समय हिंदुस्तान के उस पे काबिज थे अकबर हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। ठीक है, बट इस तरीके से एक तरीके से क्रम सेट होता है कि 1603 में, जैसे कि हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, 1603 में ये एलिजाबेथ वन की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है और उनको आगे सक्सीड कौन करता है? जेम्स प्रथम। ये नए राजा बनते हैं ब्रिटेन के। फिर जेम्स प्रथम अपने एक जो एम्बेसडर कह लीजिए चाहे दूत कह लीजिए, इनको इंडिया में भेजते हैं ताकि उस समय के मतलब उस समय राजा से मतलब सलाह मशवरा या मतलब जो भी चीज़ें एस्टैब्लिश करके अपनी एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जाए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये 1605 में मैंने लिखा हुआ है कि अकबर की मृत्यु हो गई थी, बट ये जेम्स प्रथम को ये पता नहीं था। जेम्स ये फर्स्ट जो है, इनको ये चीज़ नहीं मालूम थी कि 1605 में ये अकबर की डेथ हो गई है। तो इन्होंने जो अपना नुमाइंदा भेजा था या एम्बेसडर कह लीजिए या दूत कह लीजिए, इन्होंने जो भेजा था वो भेजा था कैप्टन हॉकिंस को, जो कि इंडिया में आए थे इन द ईयर 1608। बट चूंकि इनको ये नहीं मालूम था, उस जमाने में उस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि फ़ोन करके मतलब पता चल जाता कि वहाँ पे क्या रूल, किसका रूल चल रहा है। तो इनको ये पता था कि 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस आए थे ब्रिटेन से, उनको ये मालूम था कि उस समय भी राजा वहाँ का कौन है? अकबर। बट ये हम लोग देखते हैं कि 1605 में अकबर की मौत हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये 1608 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरीके से मार्क कीजिएगा, 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस आए थे, और ये आप सब लोग को मालूम है कि अकबर के बाद कौन राजा बनता है? दैट इज जहांगीर। तो ये 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, जहांगीर सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, और 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो आते हैं वो एक जो प्रार्थना पत्र जो एक होता है ना, जिस तरीके से लेके आते हैं, तो वो अकबर के नाम से लेके आए थे। कहने का मतलब चले वो अकबर के दरबार में आने के लिए, बट पहुंचे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो ये एक क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा हम लोग को ये फंसाता है, एक पॉइंट में उलझाता है कि कौन सा ऐसा दूत था जो चला किसी और के दरबार में था और पहुंचा किसी और के दरबार में, और किसके दरबार में चला था, किसके दरबार में पहुंचा, किसने उसको भेजा था। तो ये सब क्वेश्चंस यही क्लियर हो जाते हैं कि जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को 1608 में 1608 में भेजा था, ये समझ के कि उस समय अकबर का राज है, जबकि अकबर का राज खत्म हो चुका था, अकबर खत्म हो चुके थे, जहांगीर उस समय राज कर रहे थे। तो जहांगीर के राज में 1608 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचे, वहां उनसे जब उनकी मुलाकात हुई, अपनी चीज़ों को उन्होंने रखा। तो और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि 1608 में ही पहली ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश हुई है। तो यही 1608 के कहने वाले, फैक्ट्री को स्टैब्लिश करवाने वाले यही कैप्टन हॉकिंस है। ठीक है, 1608 की बात होगी। ये 1615 में एक और ब्रिटिश एम्बेसडर आए थे, सर थॉमस रो। तो यहाँ से एक तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे दूत थे ब्रिटेन के जो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। ये भी 1615 में 1615 में जहांगीर के दरबार में ही पहुंचे थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे दूत थे जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि ये देखिए, एक यूरोपीय कंपनियों में एक तरीके से होड़ मची हुई है कि कौन किससे आगे जितना निकल जाए। पुर्तगाल अपनी मेहनत कर रहे हैं, ब्रिटिश अपनी मेहनत कर रहे हैं, डच अपनी, स्वीडिश अपनी, हर तरीके से सब अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। बट अंत में सक्सेसफुल कौन हुआ है, जो हमें सब मालूम है, हम सब लोग को मालूम है, दैट वाज ब्रिटिशर्स। ये स्थिति इनकी मजबूत कैसे होनी शुरू हुई, ये इस ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा। 1632 में चलते हैं,
1632 में गोलकोंडा के जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने एक गोल्डन फरमान, एक सुनहरा फरमान जारी किया ब्रिटिशर्स के नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार पूछ लेता है। इसमें ये था कि आप गोलकोंडा में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मुफ्त व्यापार कर सकते हैं, बस उनको सालाना 500 पगोदास दे दिए जाए। 500 पगोदास देके आप सालाना 500 पगोदा सालाना देकर आप ये सुनहरा फरमान प्राप्त, मतलब एक तरीके से हो गया उनको कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1632 से लेके अब ये एक समझिए कि यूरोप में किस तरीके से चीज़ें बदल रही थी, जिसका असर हमें देखने को मिला यहाँ भारत में। 1661 में पुर्तगाल की एक प्रिंसेस थी कैथरीन, इनका विवाह हो गया ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से। ब्रिटेन के प्रिंस से चार्ल्स द्वितीय से इनका विवाह हो गया। 1668 में शादी हुई है। और ये आपको सुन के थोड़ा सा अटपटा लगेगा आज के ज़माने में, तो भाई दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे रीजन दे दिया गया। जो आज हम मुंबई सुनते हैं, माया नगरी है हमारी, तो डाउरी में ये दे दिया गया था। दहेज में ये पुर्तगाल की तरफ से चार्ल्स को, ब्रिटेन को बॉम्बे रीजन दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इससे। ये 7 सालों बाद यही चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में इसी ये जो डाउरी में उन्होंने मुंबई रीजन पूरा प्राप्त किया था, इसी 1661 के प्राप्त हुए बॉम्बे रीजन को 1668 में कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक करके, उस पे 10 पाउंड पर एनम रेंट पे उन्होंने ब्रिटिश कंपनी को ये बॉम्बे रीजन दे दिया इन द ईयर 1668। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक ये 1689 के, इसको अभी जरा सा हम लोग देखेंगे। अभी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए आप। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पूरे ब्रिटिश कंपनी के लिए, ये एक तरीके से तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। ये ब्रिटिश का ये पॉइंट साबित हुआ 1717 में मुगल किंग। अब ये आप लोग को मालूम होगा कि 1760 में ये औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद से जो मुगल काल आता है वो काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी इनकॉम्पिटेंट रहते हैं, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो 1717 में एक मुगल राजा था फर्रुखशियर, ये नाम आपको मालूम होगा, फर्रुखशियर। इसने एक ऑर्डर पास किया, इसने एक फरमान पास किया ब्रिटिशर्स के लिए, जो कि ब्रिटिश इतिहास में उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक तरीके का आदेश पत्र जारी किया, जो कि इन लोगों के लिए एकदम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, या गोल्डन क्या, जो सबसे रेयरेस्ट मेटल हो, आप उस तरीके की अपॉर्चुनिटी उसको समझ सकते हैं कि ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। क्या है? 3000 वार्षिक किराए पे इन्होंने बंगाल रीजन को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया कि आप यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बस हमें 3000 रुपए दे दिया कर। एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था 10,000 रुपए पे सूरत के रीजन को दे दिया गया। कैन यू इमेजिन, 10,000 पे पूरे सूरत को इन्होंने 10,000 वार्षिक किराए पे पूरे सूरत को इन्होंने दे दी। ये तीसरा पॉइंट हमने ये देख लेते हैं कि इनको एक और ऑर्डर ये जो मिला था, इनको ये था कि आप अपनी खुद की करेंसी भी, या अपनी खुद की कॉइन आप मिंट कर सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इनको एक और मतलब मिला, ये परमिट मिला इनको। और जो चौथा और जो सबसे आखिरी और जो बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये था कि इनको ये राइट दे दिया गया कि आप पासेस को दस्तक भी कहते थे, आप ये भी इशू कर सकते हैं। ये पासेस और ये दस्तक क्या है, ये एक्चुअली देखिए कि ये ब्रिटिश मतलब रूल में ये हुआ करता, ब्रिटिश रूल कह रहा हूँ, मतलब मुगल रूल में ये हुआ करता था कि अगर आप अपनी कोई फैक्ट्री बनाते हैं और उससे कोई सामान निकालना चाहते हैं तो पासेस इशू किए जाते थे, ताकि आपके सामान को कोई रोके ना। तो ये एक ऑफर मिल गया, या एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप अपने सामान के चीज़ों को, अपने सामान को भी फ्री मतलब बिना किसी रोक टोक के आप ले जा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई, किस तरीके से उन्होंने अपने नींव को रखा 1608 में, और 1717 आते आते वो कितने मजबूत बन गए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे कि इंडिया में ये देखी जाए कि जब ब्रिटिश कंपनी आई थी तो उसने जो है अपने कुछ प्रेसिडेंसीज को डेवलप करना शुरू किया। तो 3 ये जो हमारी जो सबसे मेन प्रेसिडेंसीज थे ब्रिटिश के टाइम पे, थे मद्रास,
बॉम्बे और कलकत्ता। ये आपका मद्रास का रीजन, ये आपका बंगाल का रीजन, और ये कलकत्ता का रीजन बंगाल, और ये रहा आपका मुंबई। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इनकी 3 प्रेसिडेंसीज रही हैं। ये मुंबई हो गई, ये मद्रास है, और यहाँ कलकत्ता। और ये अब जैसे कि देखिए कोई प्रेसिडेंसी से, अब देखिए एक ये फोर्टिफिकेशन भी आपने सुना होगा कि इन्होंने किलेबंदी चालू कर दी। अब एक कॉमन सेंस की अगर बात लगाई जाए हम लोग, तो हम लोग ये समझते हैं कि या समझते हैं कि यही होता है कि आप जहाँ पे एक तरीके से अपनी सत्ता काबिज कर लेंगे वहीं पे तो अपना घर बनाएंगे ना। तो इन्होंने भी यही किया कि ये 3 इनके फोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फोर्ट है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में बना था यहाँ, और दूसरा है फोर्ट विलियम कलकत्ता में यहाँ पे, और तीसरा है पुडुचेरी में, यहाँ करीब यहाँ थोड़ा सा आगे फोर्ट लुई पौंडीचेरी में बना था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। प्रेसिडेंसी से अगर हम लोग देखते चले जाए तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अपना क्लियर रखिएगा कि सबसे पहली प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश हुई थी कलकत्ता, और इसके हेड आपके प्रेसिडेंट बनाए गए थे सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर को इनका प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। अब कुछ 1-2 और कंपनीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि डैनिश कंपनी। इन सबों से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए जितना उतना डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया इन सब चीज़ों को। डैनिश कंपनी जो है, जो डेनमार्क से आए थे, वो 1616 में आए थे। इनकी पहली फैक्ट्री तंजौर तमिलनाडु में बनी थी। इससे ज़्यादा आपको कभी कुछ पूछता नहीं है। एक ये स्वीडिश कंपनी मैंने लिखी हुई है, इससे ज़्यादा इनका ट्रेड मेनली ये इन्वॉल्व चाइना से थे, चीन से इनका ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। बट ये एक क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी यूरोपियन कंपनी थी जो सबसे लेट में आई। सबसे पहले आने वाले तो पुर्तगाल है, ये पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। बट ये देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जो सबसे लेट में आई थी, तो वो है स्वीडिश कंपनी, जो कि आई थी 1771 में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का ब्रिटिश और दानिश और स्वीडिश का लेक्चर। ये हमारे यूरोपियन के एक और कंपनीज हैं, इनको भी हमने कवर कर लिया है। कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि फ्रेंच किस तरीके से, फ्रेंच कंपनी की हम लोग बात करेंगे कि आगे फ्रेंच किस तरीके से अपना यहाँ जमाते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने दूसरे इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू, पढ़ते रहिए।